तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड कैंटो की। फ्रेंड्स, फर्स्ट कैंटो में पोएट वेस्ट विंड की जो पावर्स हैं, जो वेस्ट विंड की पावर्स हैं कि अर्थ पर वो किस तरह से काम करती हैं, पृथ्वी पर कैसे काम करती हैं, या पृथ्वी पर उसकी क्या क्या पावर्स हैं, उसके बारे में उसने फर्स्ट कैंटो में बताया है। सेकंड कैंटो में आसमान में वेस्ट विंड की क्या पावर्स हैं, वो किस तरह से बादलों को प्रभावित करती है और साथ साथ पृथ्वी को प्रभावित करती है, इसके बारे में बताया गया है। और थर्ड कैंटो में समुद्र में उसकी पावर्स कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो हम बात करते हैं अब सेकंड कैंटो की। Thou on whose stream with the steep skies commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled boughs of heaven and ocean। यहाँ पर वो कवि कहता है, पोइट कहता है कि जो वेस्ट विंड है, किस प्रकार से वेस्ट विंड आसमान से धरती की ओर बहती है। स्ट्रीम मीन्स बहना, धारा का बहना। तो किस तरह से वो आसमान से धरती की ओर बहती है कि मिड द स्टीप स्काइज कॉमोशन, कॉमोशन बादलों में जो हलचल होती है, कि जब वो बहती है तो बादलों में हलचल होती है, जिससे क्या होता है, लूज क्लाउड्स, क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं वो लूज होकर ऐसा लगता है कि वो एकदम ढीले ढाले हो गए हैं और वो इधर उधर बिल्कुल बिखर जाते हैं। लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, बिल्कुल उसी तरह से बिखर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे कि पेड़ से पत्तियां झड़ जाती हैं और वो पेड़ से अलग हो जाती हैं। जैसे सड़ी गली पत्तियां पेड़ से अलग होकर झड़ जाती हैं, उसी तरह से जब आसमान से वेस्ट विंड बहती है धरती की ओर, तो बादलों को भी वो ऐसे ही गिरा देती है, अलग कर देती है। शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बॉज ऑफ हेवन एंड ओशन। अब यहाँ कवि कल्पना करता है कि मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं तो ओशन में हैं और जिसकी जड़ें ओशन में हैं और शाखाएं उसकी हेवन यानी बादलों में हैं। जड़ें उसकी समुद्र में हैं तथा उसकी जो शाखाएं हैं वो बादलों में हैं। तो ऐसा लगता है कि उन विशाल शाखाओं से जो बादल हैं वो बिल्कुल इसी तरह से टूट कर गिर रहे हैं जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। टेंगल्ड मीन्स उलझ जाना, यानी उसकी शाखाओं में बादल उलझ करके नीचे गिर रहे हैं। यहाँ लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड सिमिली है। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। यहाँ एयरी सर्ज का मीन्स है आकाश में चलने वाली तेज हवा। अब इस तरह से कहता है कि जब ऊपर आकाश में एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, जब ये बादल आपस में टकराते हैं, नीचे गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रेन और लाइटनिंग यानी पानी के, बरसात के और बिजली के जो देवता हैं वो भी अपने आप को नीचे गिराते हैं। यानी जब आकाश में ये बादल एक दूसरे से टकराते हैं, अलग होकर बिखरते हैं, तो ये किसके आने का सूचक है, ये बरसात और बिजली के आने का सूचक होता है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयरी सर्ज। और फिर ये जो बादल हैं, ये जो ब्लू सरफेस आसमान का जो नीली सतह होती है, उस पर हवा के द्वारा जो तेज़ हवा चलती है उस पर चारों तरफ ये फैल जाते हैं, ये उस पर छा जाते हैं। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, और फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनड। और फिर ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैनड होती है ये जो वाइन गॉड है, जो देवता है, शराब का देवता है, उसकी शिष्या को ग्रीक भाषा में मैनड बोलते हैं। तो वो कवि कहता है कि जिस तरह से सम फियर्स मैनड, फियर्स मीन्स भयानक, कुछ भयानक जो मैनड हैं, जो वाइन गॉड की शिष्याएं हैं, वो अपने बालों को जब गुस्से में होती हैं तो उनके बाल एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैनड के बाल उनके सिर से एकदम अपलिफ्टेड यानी सीधे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत चमकीले होते हैं, उसी तरह से जब ये वेस्ट विंड चलती है आकाश में तो बादल जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह से
दिखाई देते हैं, चमकीले और इधर उधर बिखरे हुए। Even from the dim verge of the horizon to the zenith's height। डिम वर्ज का मतलब है किनारा, मध्यम किनारा। तो ये जो बादल हैं हम इन्हें कहाँ तक देख सकते हैं? हम इन्हें हॉरिजन यानी क्षितिज, हम इन्हें क्षितिज के मध्यम किनारों से लेकर के और आसमान की ऊंचाइयों तक, जेनिथ्स हाइट यानी जहाँ तक ऊंचाई तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक हम इन्हें, इन बादलों को बिल्कुल उसी अवस्था में देख सकते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये बादल बिल्कुल उसी तरह से हमें महसूस होते हैं कि जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक हमें ये बादल नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी तूफ़ान आने ही वाला है। अप्रोचिंग मीन्स आने वाला, स्टॉर्म मीन्स तूफ़ान। तो ऐसा लगता है कि बस अभी तूफ़ान आने वाला है। दाउ डर्ज, डर्ज होता है शोक गीत, मृत्यु गीत। ऑफ द डाइंग ईयर, तो ऐसा लगता है जब ये तूफ़ान आने को होता है तो ऐसा लगता है कि ये जो बादल हैं और ये वेस्ट विंड है, ये जो मृत्यु का शोक गीत गा रही है, ऑफ द डाइंग ईयर यानी मरते हुए साल के लिए, मरते हुए वर्ष के लिए ये मृत्यु का शोक गीत गा रही है। यहाँ पर डाइंग ईयर जो है यूज़ किया है क्योंकि जब वेस्ट विंड चलती हैं, जब शीतकाल का मौसम होता है, शरद ऋतु होती है, तो उस वक्त जो है नवंबर दिसंबर का महीना होता है, मंथ होता है, तो ईयर की समाप्ति होती है, तो उसे मरता हुआ, डाइंग ईयर यानी मरता हुआ वर्ष बताया गया है। तो यहाँ ईयर जो है वर्ष को पर्सोनिफाई किया है, तो इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। यानी वो कहता है कि उसकी वो जो बादल जो हैं, जो आसमान में इस तरह से फैल जाते हैं चारों तरफ और हवा तेज़ चलती है, तो ऐसा लगता है कि वो मरते हुए वर्ष के ऊपर एक मृत्यु का गीत गा रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डॉम ऑफ आ वेस्ट सेपल्कर। तो कहता है कि जैसे जैसे तूफ़ान चलने को तैयार होता है वैसे ही एक अंधेरा छा जाता है। डोम यानी गुंबद, वेस्ट सेपल्कर, सेपल्कर होता है कब्रगाह, दफनाने का स्थान। तो कहता है बादल जो है पृथ्वी के ऊपर छा जाते हैं और वे गुंबद का सा रूप धारण कर लेते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक विशाल जो है कब्रगाह वहाँ बन गया हो। Vaulted with all thy congregated might of vapors। वेपर्स मीन्स होता है गुंबददार और कॉन्ग्रीगेटेड मीन्स होता है एकत्रित हुए। तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे बादल वहाँ पर एकत्रित होकर के, पूरी शक्ति के साथ इकट्ठे होकर के, और उन्होंने एक गुंबददार स्थान बना लिया है। जब पूरी तरह से बादल पृथ्वी पर छा जाते हैं तो एक गुंबदनुमा जो है वो संरचना बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि बादलों ने वहाँ पर एक गुंबद सा बना लिया है पूरी पृथ्वी पर और सभी के सभी वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। फ्रॉम वूज सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ऑन ओ हियर। अब वो कहता है कि ये जो गुंबद है ये मकबरे के गुंबद का काम करेगा। घने काले बादलों में से जो इसकी अंदर की छत बनेंगे और फिर वे वर्षा करेंगे। सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर, यानी फिर बहुत ही ब्लैक रेन यानी हैवी रेन, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बिजली चमकेगी और फिर ओले बरसेंगे। और अंत में वो कहता है कि ओह हियर, कि हे वेस्ट विंड मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। तो फ्रेंड्स ये था इसका सेकंड कैंटो। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड कैंटो है उसके बारे में मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ही बता पाऊँगी क्योंकि टाइम लिमिट्स है तो वो कम रह गई है। तो इसकी हम फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं थर्ड कैंटो की। थर्ड कैंटो में जो पोएट है वो
जो वेस्ट विंड है उसकी जो ताकत है, जो पावर्स है, वो उसके समुद्र में किस तरह से है, वो किस तरह से अपनी पावर्स को दिखाती है समुद्र में, ओशियन में, उसके बारे में वर्णन उसने किया है। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है, Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay। यहाँ पर मेडिटेरेनियन जो ओशन है उसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। एंड इसकी जो लाइन है, क्लीव themselves into chasms, यहाँ पर हाइपरबोल है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। और इसके जो नेक्स्ट 3 कैंटोज़ हैं वो हम अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।